आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, जितने भी बच्चे 2025 यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और तो उन सभी के सभी बच्चों के लिए यह वीडियो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है ना। तो जितने भी बच्चे 2025 में अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर देंगे तो मैं उनसे कह रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देख लेना। ठीक है, इस वीडियो को जरूर देख करके जाना, क्योंकि आज मैं जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाला हूँ उस चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद, है ना। तो उस चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, जैसे ही आप लोग पेपर देने जाएंगे तो यहाँ से स्टूडेंट मैं आप लोगों से गारंटी ले रहा हूँ, इस चैप्टर से आप लोगों को 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। जब आप लोग ये वाला पूरा चैप्टर पढ़ लोगे तब आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखो। ठीक है, मैं आप लोगों को ट्रिक के साथ, ठीक है, अब मैं आप लोगों को ट्रिक के साथ ये पूरा चैप्टर याद करवा दूंगा, है ना। ऐसे ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगा, बिल्कुल आप लोगों के सीधा दिमाग में चैप्टर जाएगा। ठीक है, आप देखो पूरा का पूरा चैप्टर ये जो है समाप्त हो जाएगा मात्र एक ही वीडियो में। पूरा चैप्टर मैं समाप्त करने वाला हूँ। अब पूरे चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो सब कुछ मैं एक ही वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को, है ना। तो आप लोग क्या करो, पूरा वीडियो ध्यान से देखो। सबसे पहले देखो मैं बात करने वाला हूँ पूरी चैप्टर के, ठीक है, आपका जो चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, इस पूरे के पूरे चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं वो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। पूरे चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट लघुत्तरी प्रश्न बनते हैं उनका देखो, जितने भी लघुत्तरी प्रश्न और उत्तर बनते हैं, लघुत्तरी प्रश्न बनते हैं, साथ ही साथ में उनका मैं आप लोगों को आंसर भी लिखाऊंगा। कई स्टूडेंट आप लोगों ने कई यूट्यूब पर आपने कई से चैनल देखोगे जो क्या करते हैं कि सिर्फ लघुत्तरी प्रश्न बता देते हैं, उनका आंसर नहीं बताते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को उन लघुत्तरी प्रश्नों का आंसर भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा दीर्घ उत्तरी प्रश्न, पूरे चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरी प्रश्न है वो सब कुछ मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि यह वीडियो कितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है ना। तो अब मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि मैं इस वीडियो में किन किन प्रश्नों के बारे में बात करने वाला हूँ और मैं आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्या क्या पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले देखो मैं आप लोगों के सामने स्टार्ट करता हूँ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ, और जो कि बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ स्टार्ट करेंगे। आप लोग क्या करो कि मैं आप लोगों से पहले कह दे रहा हूँ कि आप लोग क्या करो कि कॉपी पेन लेकर बैठो। ठीक है, कॉपी पेन लेकर बैठो, ऊपर देखो यहाँ पर डालो चैप्टर नेम। देखो हम आप लोगों को बता दें, आप लोग क्या करो यहाँ पर ऐसे कॉपी में डालो यहाँ पर डालो भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद। अब इस तरीके से लिखने के बाद फिर लिखो ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर आप लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करो। आप देखो आप लोग लिखो, कॉपी में लिखते चलिए, सब कुछ मैं आप लोगों को समझाते हुए चल रहा हूँ। सबसे पहला मेरा प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किसका था। करो या मरो का नारा किसका था? यूपी बोर्ड 2025 वाले बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, जरूर 100% ये वाला प्रश्न आपको पेपर में रखा हुआ मिलेगा कि करो या मरो का नारा किसका था। ए ऑप्शन दिया सुभाष चंद्र बोस, बी ऑप्शन दिया भगत सिंह, सी ऑप्शन दिया चंद्रशेखर आजाद, डी ऑप्शन दिया महात्मा गांधी। तो करो या मरो का नारा जो है किसने दिया था? तो इसका आप लोग डायरेक्ट आंसर नोट करो, इसका सीधा आंसर नोट करो, महात्मा गांधी हो जाएगा। ठीक है, सीधा आंसर मतलब सीधा डायरेक्ट आंसर इसका हो जाएगा महात्मा गांधी। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में कि प्रश्न नंबर 2 हमसे देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। तो भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मैं आप लोगों से गारंटी ले रहा हूँ कि इस बार 100% ये वाला प्रश्न आपको पेपर में रखा हुआ मिलेगा। ठीक है, जितने भी प्रश्न मैं आप लोगों को करवाता चलूँ सभी के सभी प्रश्नों को कॉपी में नोट करते चलो। ए ऑप्शन दिया चंपारण, बी ऑप्शन दिया बारडोली, सी ऑप्शन दिया अहमदाबाद और डी ऑप्शन दिया खेड़ा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ किया था। तो इसका आप लोग राइट आंसर नोट करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण में। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे कि प्रश्न नंबर 3 हमसे देखो क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, यहाँ पर पूछा गया है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए ऑप्शन दिया 1882, बी ऑप्शन दिया 1885, सी ऑप्शन दिया 1884, डी ऑप्शन दिया 1886। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी। इसको नोट कर लो। ठीक है, कॉपी में नोट कर लो, हेडिंग बना करके नोट कर लो, इसको बढ़िया से नोट कर लेना ताकि सीधा आप लोगों को याद हो जाए, है ना। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में। प्रश्न नंबर 4 देखो क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन
कब प्रारंभ किया? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो चलो बात करते हैं। ए ऑप्शन दिया 1919 में प्रारंभ किया, बी ऑप्शन दिया 1922, सी ऑप्शन दिया 1920 और डी ऑप्शन दिया 1924। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919, है ना। तो 1919 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया था। अब चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं कि महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस कब लौटे। पहले आप लोग क्या करो, इस सभी प्रश्नों को नोट कर लो कॉपी में और बढ़िया से नोट कर लो, ठीक है, ताकि आप लोगों को याद करने में कोई भी दिक्कत ना हो, है ना। तो अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 को लाते हैं स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस कब आए। आप देखो बात करते हैं महात्मा गांधी जो थे अफ्रीका से वापस कब आए। ए ऑप्शन दिया 1914 में अफ्रीका से वापस आए, कि बी ऑप्शन दिया 1915 में वापस आए और सी ऑप्शन दिया है कि 1918 में वापस आए, डी ऑप्शन दिया 1919 में वापस आए। तो प्रश्न नंबर 5 के बारे में बात करते हैं कि महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस कब आए। तो इसका मेरा बी ऑप्शन सीधा देखो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। मैं आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, इसका सीधा आंसर हो जाएगा 1915। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमसे कह रहा है कि वंदे मातरम, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था। वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था? पूरी किताब का देखो, सॉरी पूरी किताब का नहीं, पूरे चैप्टर, ठीक है, पूरे चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न बन रहे हैं मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को लघु उत्तरीय प्रश्न। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट करवा रहा हूँ। ए ऑप्शन देखो दिया है बंकिम चंद्र चटर्जी, बी ऑप्शन दिया शरत चंद्र चटर्जी और सी ऑप्शन दिया है रविंद्रनाथ टैगोर और डी ऑप्शन दिया अवनींद्र नाथ टैगोर। बिल्कुल देखो आप लोग इसका आंसर नोट करो, बंकिम चंद्र चटर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलो आगे देखो बात करते हैं फिर हम कि प्रश्न नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे कि पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे। पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? तो आप देखो बात करते हैं कि वो एक वैज्ञानिक थे, बी ऑप्शन दिया समाज सुधारक थे, सी ऑप्शन दिया शिक्षाविद थे, है ना। तो पेरियार रामास्वामी कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, मतलब कि जो पेरियार रामास्वामी नायकर जो थे ये वैज्ञानिक भी थे, समाज सुधारक भी थे और शिक्षाविद भी थे। तो हमारा तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो ये हमारा प्रश्न नंबर 8 है, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 8 है मेरा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। तो ए ऑप्शन दिया 1920, बी ऑप्शन दिया 1922, सी ऑप्शन दिया 1930 और डी ऑप्शन दिया 1942। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में चलाया गया था, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930, ठीक है। इसका फिर राइट आंसर हो जाएगा 19। अब देखो प्रश्न नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9 को मैं आप लोगों को सामने लेकर के आया हूँ और प्रश्न नंबर 9 को नोट करेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 के बारे में बात करेंगे कि कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया था। अब देखो ये आप लोगों का प्रश्न नंबर 9 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 कह रहे हैं कि कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया था। तो ए ऑप्शन दिया है असहयोग आंदोलन और यहाँ पर बी ऑप्शन दिया है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी ऑप्शन दिया है खिलाफत आंदोलन और डी ऑप्शन दिया है भारत छोड़ो आंदोलन। अब यहाँ से देखो बात करते हैं कि कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन जो है मेरा पूरा सही ऑप्शन हो जाएगा। मतलब कि जो मेरा खिलाफत आंदोलन जो है, खिलाफत आंदोलन, ये वाला आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया था। मतलब कि खिलाफत आंदोलन मेरा पूरा राइट आंसर हो जाएगा। तो खिलाफत आंदोलन को नोट करेंगे। प्रश्न नंबर फिर हम 10 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये जो मेरा प्रश्न नंबर 10 हो जाएगा। ए ऑप्शन दिया बंकिम चंद्र चटर्जी, बी ऑप्शन दिया शरत चंद्र चटर्जी, सी ऑप्शन दिया रविंद्रनाथ टैगोर और डी ऑप्शन दिया सुभाष चंद्र बोस। अब देखो बात करते हैं कि प्रश्न नंबर 10 है ये मेरा, कि इसको कॉपी में पहले नोट कर लो, ठीक है। बड़ा प्रश्न है, जल्दी से नोट कर लो इसको ताकि याद करने में कोई दिक्कत ना रहे। अब देखो बात करते हैं आनंद मठ। तो इसका मेरा राइट आंसर ए ऑप्शन पूरा सही हो जाएगा। मतलब कि बंकिम चंद्र चटर्जी पूरे इसके राइट आंसर हो जाएंगे। जल्दी से इसको नोट कर लो कॉपी में। अब देखो अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 13 कि चौरी चौरा की घटना कब हुई थी। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? ए ऑप्शन दिया 5 फरवरी 1922 और बी ऑप्शन दिया 10 फरवरी 1927 और सी ऑप्शन दिया 8 नवंबर 1924, डी ऑप्शन दिया 9 अप्रैल 1830। तो चौरी चौरा की जो घटना जो हुई थी वो 5 फरवरी 1922 में हुई थी। तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा।
यानी कि ए ऑप्शन मेरा पूरा सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर अगला देखो, और फिर प्रश्न नंबर अगला हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में बात करते हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इस बार ये प्रश्न आप लोगों को जरूर 100% ये पेपर में रखा हुआ मिलेगा, ठीक है। इसको एग्जामिनर भी नहीं रोक सकता, इस प्रश्न को आने से जरूर ये आएगा पेपर में। देखो प्रश्न नंबर 12 है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है। ये कथन किसका है? ए ऑप्शन दिए गोपाल कृष्ण गोखले का है, बी ऑप्शन दिए जवाहरलाल नेहरू का है, सी ऑप्शन दिए बाल गंगाधर तिलक का है और डी ऑप्शन दिए महात्मा गांधी का है। अब ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का सीधा डायरेक्ट आंसर नोट करो, ठीक है। इसका मैं आप लोगों को सीधा आंसर बता रहा हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि बाल गंगाधर तिलक इसके पूरे राइट आंसर हो जाएंगे। बाल गंगाधर तिलक पूरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, यानी कि आपका सी ऑप्शन पूरा सही हो जाएगा। इसको नोट करेंगे। चलो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 के बारे में। और प्रश्न नंबर 13 को लेकर के आए हैं हम आप लोगों के सामने। प्रश्न नंबर 13 हमसे करें कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया? भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया? ए ऑप्शन दिया है गोपाल कृष्ण गोखले, और बी ऑप्शन दिया सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन दिया बाल गंगाधर तिलक और डी ऑप्शन दिया महात्मा गांधी। तो यहाँ पर बात करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। तो इसका मेरा राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। चलो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में। प्रश्न नंबर 14 को देखेंगे कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। ए ऑप्शन दिए सरदार पटेल, बी ऑप्शन दिए महात्मा गांधी, सी ऑप्शन दिए बाल गंगाधर तिलक, डी ऑप्शन दिए सुभाष चंद्र बोस। अब देखो ये प्रश्न जो है इस बार आप लोगों को पेपर में जरूर मिलेगा, ठीक है। जरूर पेपर में रखा हुआ मिलेगा ये वाला प्रश्न, 101% आप लोगों को पेपर में रखा हुआ मिलेगा प्रश्न। चलो मैं आप लोगों के लिए प्रश्न छोड़ रहा हूँ, आप लोगों का मैं टेस्ट ले रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं आप लोग कितना होशियार हैं। आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट में करके बताएं, ठीक है, इसका आंसर कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। चलो फिर इसके बाद हम अगला प्रश्न, ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है ना। HW का वर्क आप लोगों को दे रहे हैं, यहाँ पर हम HW लिख दिया है, मतलब आप लोगों का HW हो जाएगा ये। आप देखो अगला प्रश्न नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 15 कि प्रश्न नंबर 15 के बारे में बात करते हैं कि निम्न में से किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। आप प्रश्न नंबर 15 को लेकर के आए हैं आप लोगों के सामने कि निम्न में से किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ए ऑप्शन दिए महात्मा गांधी, बी ऑप्शन दिए ज्योतिबा फूले और सी ऑप्शन दिए चंद्रशेखर आजाद, डी ऑप्शन दिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया कि किसने बारदोली सत्याग्रह, ठीक है, इसका नेतृत्व किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सीधा डी ऑप्शन नोट करेंगे, सीधा डायरेक्ट, है ना, इसका सीधा डायरेक्ट आंसर नोट करो, डी ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखो आगे बात करते हैं कि प्रश्न नंबर 16 के बारे में। प्रश्न नंबर 16 भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपिता के नाम से किसे जानते हैं। अब भारत में राष्ट्रपिता के नाम से किसे जानते हैं। ए ऑप्शन दिया महात्मा गांधी, बी ऑप्शन दिया सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन दिया जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन दिया गोपाल कृष्ण गोखले। अब देखो भारत में राष्ट्रपिता के नाम से किसको जानते हैं, तो इसका राइट आंसर देखो, सीधा आंसर नोट करो, इसका सीधा आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ठीक है। तो राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी को जानते हैं। फिर अगला प्रश्न जो है मेरा 17, प्रश्न 17 के बारे में बात करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया। ए ऑप्शन दिए गोपाल कृष्ण गोखले, बी ऑप्शन दिए सुभाष चंद्र बोस और सी ऑप्शन दिए मेरा बाल गंगाधर तिलक और डी ऑप्शन दिए महात्मा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी को सीधा डायरेक्ट नोट करेंगे, सीधे। आप देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 18। ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। मैंने आप लोगों को 2 प्रश्न बताए, दोनों के दोनों प्रश्न आप लोगों को आंसर में बताने हैं। प्रश्न नंबर 18 का आप लोग सीधा आंसर मुझे बताइए कि जलियांवाला बाग की घटना कब हुई। ए ऑप्शन दिया 8 अप्रैल 1919, बी ऑप्शन दिया 13 अप्रैल 1919 और सी ऑप्शन दिया 10 अप्रैल 1919, डी ऑप्शन दिया 25 अप्रैल 1919। चलिए आप लोग मुझे कमेंट में करके बताइए कि जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी। और ये देखो अब यहाँ से आप लोगों के पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए, ठीक है। ये जो आप लोगों का पूरे चैप्टर का जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न थे वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब पूरे चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे अब वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। चलो ठीक है, अब आप लोग कॉपी में डालेंगे, हेडिंग बनाकर डालेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। अब आप लोग कॉपी में बनाकर डालेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर बहुविकल्पी, यहाँ पर लिखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। और लघु उत्तरीय प्रश्न में मेरा जो पहला प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं। नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं, तो सबसे पहले इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। तो इसका देखो आंसर लिखेंगे, ठीक है।
कि जो नमक सत्याग्रह है, नमक सत्याग्रह को नमक सत्याग्रह या फिर कह सकते हैं दांडी मार्च या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है ना। तो इतना आप लोगों ने समझ लिया। तो नमक सत्याग्रह को हम किस नाम से जानते हैं? तो नमक सत्याग्रह को हम दांडी मार्च या फिर हम सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर के नाम से जानते हैं। अब देखो आगे बात करते हैं कि अब देखो नमक सत्याग्रह की शुरुआत किसने की थी? तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने। अब देखो नमक सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने सरकार द्वारा लगाए गए नमक कर के लिए की थी। अब देखो फिर इसके बाद आगे बात करते हैं कि नमक सत्याग्रह की शुरुआत 1930 में हुई थी। तो 1930 में किसकी शुरुआत हुई थी? तो 1930 में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। चलो आगे देखो कि नमक यात्रा की शुरुआत लगभग 80 लोगों के साथ हुई थी और यह 390 किलोमीटर लंबी यात्रा थी। अब ये आप लोगों का प्रश्न नंबर 1 जो है कंप्लीट हुआ है। ठीक है, लघु त्रि प्रश्न पेपर में 4 नंबर का पूरा आएगा, 4 नंबर का आएगा। ठीक है, याद रखना। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। ये भी मेरा लघु त्रि प्रश्न है और प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करते हैं कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए? पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए उसकी 2 शर्तें लिखो। अब देखो प्रश्न जो है सीधा 4 नंबर का प्रश्न आएगा ये वाला आपके पेपर में। चलो इसका आंसर लिखना स्टार्ट करो। इसका देखो आंसर कैसे लिखेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में, देखो 1930 की बात है ये, कि डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग यानी कि एसोसिएशन जिसको हम कहते हैं एसोसिएशन में संगठित किया है ना। अब देखो अंबेडकर ने दलितों के लिए क्या किया कि अलग निर्वाचन होता है। ठीक है, तो अंबेडकर जी ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग पर अंबेडकर का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ विवाद हो गया। ठीक है, इतना लिखेंगे। अब देखो आगे फिर लिखेंगे कि जब सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए, है ना। मतलब कि जब उन्होंने अंबेडकर की जब सरकार ने अंबेडकर की मांग जैसे ही मानी तो गांधी जी जो क्या हुए वो आमरण अनशन पर बैठ गए, है ना। अब देखो आगे बात करते हैं कि अतः अंबेडकर ने गांधी जी की बात मान ली और सितंबर 1932 में एक पैक्ट पर अंबेडकर ने हस्ताक्षर कर दिए जिसको हम पूना पैक्ट कहते हैं, है ना। तो ये देखो आप लोगों का प्रश्न है और यहाँ से मैंने आप लोगों को बताया कि प्रश्न को पहले एक बार और देखेंगे कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, है ना। इतना लिखने के बाद फिर हमसे कह रहा है कि उसकी 2 शर्तें भी लिखो। अब उसकी 2 शर्तें भी लिखनी पड़ेंगी। चलो देखो उसकी 2 शर्तें, पूना पैक्ट की 2 शर्तें अब हम लेकर के आ गए हैं। पूना पैक्ट की 2 शर्तें इस प्रकार हैं। सबसे पहली शर्त है मेरी कि प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में दलितों के लिए आरक्षित सीटें, है ना। तो दलितों के लिए आरक्षित सीटें, तो इसमें देखो लिखेंगे कि इस पैक्ट के तहत प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गईं, इतना लिखेंगे। पहली शर्त है मेरी। और जो मेरी दूसरी शर्त है, देखो दूसरी शर्त क्या हो जाएगी, मेरी दूसरी शर्त हो जाएगी कि आरक्षित सीटों का बढ़ाना। तो इसके तहत दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों का 18% कर दिया गया। ये प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। अब देखो और आगे बात करते हैं। फिर इसके बाद मेरा जो अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 3 नेताओं के नाम लिखो, है ना। इसको नोट करेंगे। और जो प्रश्न पेपर में सीधा 4 नंबर का आएगा, सीधा 4 नंबर का आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले प्रमुख नेता। पहले नेता हैं मोहनदास करमचंद गांधी और जो दूसरे नेता हैं लाला लाजपत राय, तीसरे नेता हैं बाल गंगाधर तिलक और चौथे नेता हैं बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, ये मेरे देखो 1 2 3 4 ये चारों के चारों नेता को कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेता हैं चारों। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में। प्रश्न नंबर 4 कह रहे हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के लिए कोई 3 कारण लिखो, है ना। तो प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के लिए कोई 3 कारण लिखो। पहला कारण है, देखो सबसे पहले लिखेंगे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के कारण, यहाँ पर डालेंगे कारण। सबसे पहला कारण है मेरा कि क्रांति का देशव्यापी ना होना। दूसरा कारण है प्रभावी नेतृत्व का ना होना। और जो मेरा तीसरा कारण है कि ब्रिटिश और आंदोलनकारियों की संख्या में अंतर।
ठीक है, इतना देखो आप लोगों को लिखने 3 कारण लिखने थे, तो मैंने 3 कारण आप लोगों को बता दिए। पहला कारण, दूसरा कारण, तीसरा कारण, है ना। तो ये तीनों कारण आप लोग कॉपी में नोट कर लो जल्दी से। देखो अब प्रश्न नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 5 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 आंदोलन के नाम लिखो। अब गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलन इस प्रकार हैं। पहला आंदोलन है कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, और दूसरा आंदोलन है खेड़ा सत्याग्रह, तीसरा आंदोलन है असहयोग आंदोलन, और जो चौथा आंदोलन है नमक सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, ये देखो आप लोगों को देखो 3 कारण लिखने हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को 4 कारण बताए। पहला है नमक सत्याग्रह, दूसरा है खेड़ा सत्याग्रह, तीसरा है असहयोग आंदोलन, चौथा है नमक सत्याग्रह। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को 4 बताए, इन चारों को कॉपी में जल्दी से नोट कर लो। अब जो मैं बात करने वाला हूँ, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा दीर्घ उत्तरी प्रश्न। ठीक है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। चलो दीर्घ उत्तरी प्रश्न कॉपी में लिखो, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। देखो यहाँ से सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न ऊपर लिखना है, और लिखने के बाद 2 हेडिंग लगानी है। इस तरीके से हेडिंग लगानी है, और यहाँ पर लिखना है प्रश्न नंबर 1, और प्रश्न नंबर ए लिखने के बाद फिर एक लाइन खींचेंगे, 2 लाइन खींचेंगे, और इस तरीके से लिखना स्टार्ट करेंगे। प्रश्न नंबर ए लिखेंगे नमक सत्याग्रह का क्या अर्थ है ना। प्रश्न नंबर 1 देखो, सत्याग्रह का क्या अर्थ है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों का विश्लेषण करो। अगर आप लोगों को इन प्रश्नों के आंसर नहीं याद हैं तो मुझे कमेंट में अभी कर दें। ठीक है, मैं इनके आंसर आप लोगों को लिखा दूंगा। अब प्रश्न नंबर 2 को नोट करेंगे। प्रश्न नंबर 2 को नोट करेंगे कि असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया। आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखो, तो ये मेरा प्रश्न नंबर 2 हो जाएगा। आप इसको नोट करने के बाद फिर हम आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 के बारे में, और प्रश्न नंबर 3 को नोट करेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं, और इस आंदोलन की सीमाओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। इतना सब कुछ करने के बाद प्रश्न नंबर 3 को नोट कर लेना। अब फिर प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था, इसके प्रमुख 3 कारणों का उल्लेख करो। और प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे। तो मैंने आप लोगों को इस चैप्टर का पूरा चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। यदि अगर आप लोगों को दीर्घ उत्तरी प्रश्न के उत्तर नहीं मिलते हैं तो मुझे जल्दी से कमेंट में करके बता दें, वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है।